बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम BSN थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी पढ़ रहे थे। इसमें हमने MCQs स्टार्ट किए थे। एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स के MCQs कंप्लीट हो चुके, एंटीवायरल भी कंप्लीट हो चुके, जो कि चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है। और प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है ये एंटीबायोटिक्स के MCQs पे है। स्टूडेंट्स, आप में से किसी स्टूडेंट ने कहा था कि एंटीबायोटिक्स पे MCQs बनाने हैं, तो कुछ मसरूफियत थी जिसकी वजह से मैं लेट हो गई। आज हम इसके MCQs जो है वो पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का क्वेश्चन था कि किस तरीके से एंटीबायोटिक्स से MCQs उठाए जाएंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें, लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। तो स्टूडेंट्स, माइक्रोबियल थेरेपी भी एंटीबायोटिक्स के स्टार्ट में है। तो यहाँ से अगर MCQs बनी तो ये MCQs बन सकती है कि थेरेपीज दैट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रोबिसिडल, और बी ऑप्शन में होगा माइक्रोबायोस्टेटिक। तो आप लोगों को पता हो कि अगर कोई भी अगर एंटी माइक्रोबियल थेरेपी हम कर रहे हैं और वो उस थेरेपी की वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाता है, तो फिर उस ड्रग को हम कहेंगे कि ये माइक्रोबिसिडल ड्रग है, यानी माइक्रोब को किल करने वाला ड्रग है। अगर किसी ड्रग की वजह से किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुक जाती है, यानी वो किल तो नहीं होता लेकिन उसकी ग्रोथ रुक जाती है, तो इसको हम कहते हैं कि ये माइक्रोबायोस्टेटिक थेरेपी है। तो ये बात आप याद रखें स्टूडेंट्स। और एंटीबायोटिक्स के लिए भी ये लफ्ज़ यूज़ होती है कि जो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल करती है, तो वो क्या है, वो बैक्टीरिसिडल जो है एंटीबायोटिक्स है। और जो बैक्टीरिया को के ग्रोथ को रोकती है, किल नहीं करती, वो बैक्टीरियोस्टेटिक है। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ है ये माइक्रोबियल थेरेपी के बारे में है, तो इसलिए माइक्रोबिसिडल और माइक्रोबायोस्टेटिक लफ्ज़ आप याद रखें। इसके अलावा ये भी MCQs बन सकती है कि एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी में, यानी ये MCQs बनेगी कि इन्फेक्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट येट आइडेंटिफाइड, यानी जो इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म है वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है और पेशेंट की कंडीशन सीरियस है, तो इस वक्त हम कौन सा थेरेपी स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को पता हो कि उस वक्त हम एम्पेरिक थेरेपी स्टार्ट करते हैं। एम्पेरिक थेरेपी ऐसी थेरेपी है कि ये ऑर्गेनिज्म का पता नहीं होता, आइडेंटिफाई नहीं होता, लेकिन पेशेंट की हालात को ठीक करने के लिए, उसको काबू में रखने के लिए हम जल्दी से जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम कोई भी एंटीबायोटिक दे देते हैं, एंटीमाइक्रोबियल कोई भी ड्रग ब्रॉड स्पेक्ट्रम दे देते हैं। तो इससे जो है वो बैक्टीरिया किल हो जाता है। अभी तक वो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई तो नहीं है, लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम है तो जो भी है उसको थोड़ा काबू में कर लेता है। इस वजह से एम्पेरिक थेरेपी जो है वो स्टार्ट की जाती है। ये बात याद रखें। डिफिनेटिव थेरेपी के लिए भी MCQs बन सकती है कि ऑर्गेनिज्म जब आइडेंटिफाइड होता है तो स्पेसिफिक थेरेपी चूज़न करते हैं। तो वो स्पेसिफिक थेरेपी क्या थेरेपी, कौन सा थेरेपी कहलाता है, एम्पेरिक थेरेपी कहलाता है, डिफिनेटिव थेरेपी कहलाता है, या प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी कहलाता है। तो आप लोगों को पता हो कि अगर ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाइड है तो फिर हम उस ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिक ड्रग देते हैं जो कि नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं, यानी सिर्फ उस ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए देते हैं। तो इसको कहते हैं डिफिनेटिव थेरेपी। और अगर MCQs बन गई कि इनिशियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए या इसके रीअकरेंस को, अगर इन्फेक्शन हो गया और दोबारा आने की चांसेस है, तो हम उसके दोबारा आने को प्रिवेंट करने के लिए, या उसे जो है शुरू में ही इनिशियल इन्फेक्शन को ही प्रिवेंट करने के लिए जो थेरेपी यूज़ करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, एम्पेरिक कहा जाता है, डिफिनेटिव कहा जाता है, या प्रोफाइलेक्टिक कहा जाता है। तो आप लोगों को पता हो कि उसे प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी कहा जाता है और प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी को प्रिवेंटिव थेरेपी भी कहा जाता है। MCQs ये भी बन सकती है कि ए थेरेपी विच इज़ यूज टू प्रिवेंट एन इनिशियल इन्फेक्शन आर इट्स रीअकरेंस आफ्टर एन इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज एम्पेरिक थेरेपी। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगी डिफिनेटिव थेरेपी, ऑप्शन सी होगी प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी, ऑप्शन डी होगी प्रिवेंटिव थेरेपी, और ऑप्शन ई होगी बोथ यानी C and D। तो आप लोगों को पता हो कि इसे प्रोफाइलेक्टिक और प्रिवेंटिव दोनों कहते हैं। तो आप लोगों ने अब ऑप्शन ई चूज़ करना है जिसमें है कि बोथ C and D। अब स्टूडेंट्स है कि
एंटीबायोटिक्स, तो ये एमसीक्यूज़ बन सकती है कि एंटीबायोटिक्स जो है वो डिराइव्ड किस लफ्ज़ से हुए हैं, या इस तरह एमसीक्यूज़ बन सकती है कि एंटीबायोटिक इज़ डिराइव फ्राम एंटीबायोसिस विच मीन्स, ऑप्शन आप लोगों के साथ होंगे जिसमें अगेंस्ट लाइफ होगा, तो आप लोग ये वाला चूज़ करेंगे कि एंटीबायोटिक एंटीबायोसिस लफ्ज़ से निकला है जिसका मतलब है अगेंस्ट लाइफ। एंटीबायोटिक आर एजेंट मेड फ्राम लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म आर सिंथेटिक दैट आर यूज्ड टू इनहिबिट स्पेसिफिक बैक्टीरिया। तो ये डिफिनीशन है, डिफिनीशन पे एमसीक्यूज़ नहीं बनती, लेकिन फिर भी आप याद रखें कि एंटीबायोटिक्स जो है वो एजेंट होती है जो कि लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म से बनती है। ये ख़ुद भी लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म से बनते हैं या इनको सिंथेटिकली भी बनाया जाता है। फिर ये क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, स्पेसिफिक बैक्टीरिया को इनहिबिट करते हैं। तो इस तरह की एमसीक्यूज़ बन सकती है कि एंटीबायोटिक्स आर मेड फ्राम, ऑप्शन ए होगा लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, ऑप्शन बी होगा सिंथेटिकली, ऑप्शन सी होगा नन ऑफ अबव, ऑप्शन डी होगा बोथ एंड बी। तो आप लोगों को पता होगा ये सिंथेटिकली भी प्रोड्यूस किए जाते हैं और ये माइक्रोऑर्गेनिज्म से भी बनाए जाते हैं। तो ये भी एमसीक्यूज़ बन सकती है कि विच बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक एंटीबायोटिक। तो इन बैक्टीरिया में जो स्ट्रेप्टोमाइस और बेसिलस है, इन जो बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक्स बनते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस और बेसिलस से। और माउल्ट्स में कौन कौन से माउल्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एंटीबायोटिक्स के बनाने के लिए, उनसे एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं। तो आप लोगों को पता हो कि पेंसिलियम नोटेटम है और सिफोलोस्पोरियम है। इनसे जो है ये पेंसिलियम नोटेटम जो है स्टूडेंट्स, इनसे पेंसिलिन्स बनाए गए हैं जो एंटीबायोटिक्स है, और सिफोलोस्पोरियम एक माउल्ट है उससे सिफोलोस्पोरिन्स बनाए गए हैं। अब ये एमसीक्यूज़ भी बन सकती है स्टूडेंट के द गोल ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी इज़ टू डिक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ इन्वेडिंग बैक्टीरिया टू ए पॉइंट एट विच द ह्यूमन सिस्टम कैन इफेक्टिवली डील विद द इन्वेडर। अब एमसीक्यूज़ ये बनेगी कि द गोल ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी इज़ टू, और ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा कि डिक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ इन्वेडिंग बैक्टीरिया। तो आप लोगों को ये बात जो है वो सेलेक्ट करनी है कि एंटीबायोटिक थेरेपी का मकसद ही ये होता है कि ये जो इन्वेडिंग बैक्टीरिया है उनके पॉपुलेशन को ये डिक्रीज़ करती है। पॉपुलेशन को डिक्रीज़ इसलिए करती है ताकि ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम है वो इनके साथ अच्छे से मुकाबला कर सके, क्योंकि जब ये जो बैक्टीरिया जो है वो नंबर में कम हो जाते हैं तो इम्यून सिस्टम इस पे हावी हो जाता है। तो ये एमसीक्यूज़ बन सकती है। इसके अलावा है स्टूडेंट्स के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब इस पे अगर एमसीक्यूज़ बन गई तो एमसीक्यूज़ ये बनेगी कि एंटीबायोटिक यानी ये एमसीक्यूज़ बनेगी कि द एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया आर फंगी टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक आर कॉल्ड एज। तो आप लोगों को पता हो कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहलाता है कि अगर कोई फंगस, कोई बैक्टीरिया, उसमें ये सलाहियत हो कि वो एंटीबायोटिक के इफेक्ट को रेजिस्ट कर सके, तो इसको कहा जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये वो दोबारा आ गई स्टूडेंट्स के बैक्टीरियोस्टेटिक वर्सेस बैक्टीरिसिडल, यानी बैक्टीरियोस्टेटिक वो एंटीबायोटिक्स विच अरेस्ट द ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, कि वो अब ये एमसीक्यूज़ ये बनेगी कि द ड्रग्स द एंटीबायोटिक्स विच अरेस्ट द ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज। ऑप्शन ए होगा बैक्टीरियोस्टेटिक, ऑप्शन बी होगा बैक्टीरिसिडल। तो आप लोगों को चूज़ करनी होगी बैक्टीरियोस्टेटिक, ऑप्शन ए। अब स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ ये बनेगी कि द एजेंट्स द एंटीबायोटिक्स विच किल बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज। तो आप लोगों को पता हो कि ये बैक्टीरिसिडल कहलाते हैं। या ये एमसीक्यूज़ बन सकती है कि लिनोजेलिड इज़ बैक्टीरियोस्टेटिक अगेंस्ट, तो ऑप्शन में होगा स्टेफाइलोकोकस आउरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और ऑप्शन सी होगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी होगा नन ऑफ अबव। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लिनोजोलिड जो है एक एंटीबायोटिक है और ये बैक्टीरियोस्टेटिक है किसके खिलाफ, स्टेफाइलोकोकस आउरियस के खिलाफ। और यही ड्रग जो है लिनोजोलिड जो है ये बैक्टीरिसिडल है किसके खिलाफ, जो स्ट्रेप्टोकोकस जो स्टेफाइलोकोकस निमोनिया है उसके खिलाफ ये बैक्टीरिसिडल होता है, और स्टेफाइलोकोकस आउरियस और इंटेरोकोकाई जो है इनके खिलाफ लिनोजेलिड बैक्टीरियोस्टेटिक होता है। यानी स्टेफाइलोकोकस आउरियस और इंटेरोकोकाई के ग्रोथ को रोकती है और स्टेफाइलोकोकस निमोनिया को किल कर देती है। ये बात भी याद रखिए।
अब ये MCQs बन सकती है स्टूडेंट्स के Which one of the antibiotics have significant penetration into the central nervous system? यानी इनमें से कौन से एंटीबायोटिक जो है वो सिग्निफिकेंटली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पेनिट्रेशन जिसकी होती है। तो ये आप लोगों को पता हो कि क्वाइनोलोन्स और मेट्रोनेडिजोल जो है, क्वाइनोलोन्स स्टूडेंट्स, क्वाइनोलोन्स जितने भी क्वाइनोलोन्स जो एंटीबायोटिक्स है जिनमें क्लेरिथ्रोमाइसिन शामिल है, और वो सॉरी स्टूडेंट्स, क्लेरिथ्रोमाइसिन नहीं है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नियोफ्लॉक्सासिन, वो जो चीज़ें हैं, वो जो ड्रग्स है वो क्वाइनोलोन्स में शामिल है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, वो जो फ्लॉक्सासिन जिनके एंड में आता है, वो ड्रग्स क्वाइनोलोन्स में शामिल है। और वो क्या करते हैं, वो और जो मेट्रोनेडिजोल है, मेट्रोनेडिजोल आप लोगों को पता है जिसे हम फ्लेजिल के नाम से जानते हैं, यानी ये एक एंटीप्रोटोजोयल ड्रग भी है और एंटीबायोटिक भी है। तो ये दोनों जो है सिग्निफिकेंट इनकी पेनिट्रेशन होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भरपूर इनकी पेनिट्रेशन होती है क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती है। तो ये बात आप याद रखें। इसके अलावा ये बात याद रखें कि जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं जिनमें पेनिसिलिन है और जो सेफोलोस्पोरिन्स है, तो ये जो है ये इतने ज़्यादा जो है सही तरीके से इनकी लिपिड सॉल्युबल नहीं होते, तो इस वजह से इनकी पेनिट्रेशन जो है वो लिमिटेड है। ये यानी ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वहाँ पे नॉर्मल सर्कमस्टेंस में, नॉर्मल हालात में ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल नहीं होते। और ब्लड ब्रेन बैरियर को वो तमाम ड्रग क्रॉस कर सकते हैं जो कि लिपिड सॉल्युबल होते हैं और स्मॉल पार्टिकल्स में होते हैं। तो क्वाइनोलोन्स और मेट्रोनेडिजोल जो है इनकी सिग्निफिकेंट पेनिट्रेशन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब इस पेज से बहुत सारे MCQs जो है वो बन सकते हैं स्टूडेंट्स। किस तरह बन सकते हैं, ये जो स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक्स के लेक्चर में स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक को आप अच्छे से याद रखें कि कौन सा ड्रग जो है वो नैरो स्पेक्ट्रम वाला है और कौन सा ब्रॉड है, कौन सा एक्सटेंडेड है। इससे ज़्यादातर MCQs बनते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें कि आपसे पूछ रहा है कि जो नैरो स्पेक्ट्रम, फॉर एग्जांपल MCQs ये आप लोगों को दिया होगा कि आइसोनाइजिड इज़ ए ऑप्शन में होगा नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम। तो आइसोनाइजिड जो है वो सिर्फ माइकोबैक्टीरिया जो है उसके खिलाफ काम करती है, मतलब ये कि ये नैरो स्पेक्ट्रम है। तो आप लोगों को ये बात ज़रूर याद होनी चाहिए कि आइसोनाइजिड जो है ये नैरो स्पेक्ट्रम है। इसी तरह अगर हम देखें तो आप लोगों को से MCQs बनेगा कि एम्पिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन के ग्रुप का मेंबर है। तो ये कौन से स्पेक्ट्रम वाला है, एक्सटेंडेड है, नो ब्रॉड है या नैरो है। तो आप लोगों को याद हो कि पेनिसिलिन जितने भी है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम होते हैं, यानी ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ भी काम करते हैं और कुछ ग्राम नेगेटिव के खिलाफ भी काम करते हैं, मतलब ये कि एक एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम वाले हैं। तो ये बात अब नहीं भूले कि पेनिसिलिन के जो जितने भी मेंबर है सब एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम वाले हैं। इसके अलावा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यानी टेट्रासाइक्लिन और क्लोराम्फेनिकोल जो है ये बहुत सारे वाइड वैरायटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है यानी बैक्टीरिया जो है उनके खिलाफ काम करती है, टेट्रासाइक्लिन्स भी और क्लोराम्फेनिकोल भी। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये बात आप हमेशा के लिए याद रखें, ये ना भूलें। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कुछ टिटबिट बनाए हैं आप लोगों के लिए 3। इससे पहले ये जो टेबल है इसको देख ले, यानी टेबल में जो माइक्रोबैक्टीरिया के ख़िलाफ़, जो सिर्फ माइक्रोबैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करता है वो नैरो स्पेक्ट्रम वाले हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वन ड्रग है पेनिसिलिन, वो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है। क्यों? क्योंकि वो कुछ ग्राम नेगेटिव और कुछ, ये एरो के निशान आप देख ले, कुछ ग्राम पॉजिटिव को कवर करती है, ग्राम पॉजिटिव को तो फुल कवर करती है, और कुछ ग्राम नेगेटिव को भी कवर करती है, और कुछ क्लेमाइडिया की तरफ भी चला है। तो इस वजह से पेनिसिलिन क्या है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम वाले ड्रग है। अगर सिफोलोस्पोरिन्स का हम देखें, सल्फोनेमाइड इसमें है, सिफोलोस्पोरिन्स है, क्वाइनोलोन्स है और कार्बेपेनिम्स है। तो ये जितने भी है सिफोलोस्पोरिन्स सारे, ये जो सल्फोनेमाइड्स है ये, क्वाइनोलोन्स जितने भी है, कार्बेपेनिम्स जितने भी है, ये भी एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है। क्यों? क्योंकि ये कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और कुछ ग्राम नेगेटिव के खिलाफ काम करती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये भी एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है। क्यों? क्योंकि कुछ ग्राम नेगेटिव के खिलाफ और माइक्रोबैक्टीरिया को भी
कुछ हद तक कवर करती है, तो इस वजह से ये एक्सटेंडेड है। अब टेट्रासाइक्लिन जो है वो ब्रॉड है, क्यों? क्योंकि कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कवर करती है, ग्राम पॉजिटिव को फुल कवर करती है, और क्लेमाइडिया को भी कवर करती है, और रिकिट्शिया को भी कवर करती है। तो इसलिए टेट्रासाइक्लिन जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। अब आइसोनाइजिड को देख ले, सिर्फ माइक्रोबैक्टीरिया को कवर करती है, तो ये नैरो स्पेक्ट्रम है। पोलीमाइसिन को देख ले, सिर्फ ग्राम नेगेटिव को कवर करती है, तो ये नैरो स्पेक्ट्रम है। वैंकोमाइसिन को देख ले, सिर्फ ग्राम पॉजिटिव को कवर करती है, तो ये नैरो स्पेक्ट्रम है। अब ये टिटबिट देख ले स्टूडेंट, टिटबिट 1 देख लें, ये टिटबिट 1, टिटबिट 2 और टिटबिट 3 टिटबिट्स है, ये आप ज़रूर याद करें। टिटबिट 1 जो है उसमें लिखा है ये जो है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम यानी ड्रग्स जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं, जिनमें सिफोलोस्पोरिन है, जिनमें कार्बेपेनिम्स है, जिनमें पेंसिलिन्स है। अब स्टूडेंट्स, पेंसिलिन्स का मतलब पेंसिलिन्स के जितने भी मेंबर्स है सब शामिल है। सिफोलोस्पोरिन्स का मतलब सिफोलोस्पोरिन के जितने भी ड्रग्स है। फर्स्ट जनरेशन जो है सिफोलोस्पोरिन्स का, सेकेंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है, जितने भी है, तो ये पेंसिलिन, सिफोलोस्पोरिन्स और कार्बेपेनिम्स के जितने भी मेंबर्स हैं सब एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में आते हैं, सब एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम ड्रग्स होते हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स पेंसिलिन्स के ग्रुप मेंबर्स सारे, सिफोलोस्पोरिन्स और कार्बेपेनिम्स सब एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम होते हैं, और जो टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल होते हैं ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं। टेट्रासाइक्लिन जितने भी होते हैं, जिनमें ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, जितने भी है सब क्या है, सब टेट्रासाइक्लिन्स जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, और क्लोरमफेनिकोल्स भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। टिटबिट 3 देख लें, आइसोनाइजिड है, पोलीमाइसिन है और वैंकोमाइसिन है, ये सब क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम है, क्योंकि ये सिर्फ 1 ग्रुप को कवर करती है। अब ये बातें जो है स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है। अब है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के अगर इस पेज से एमसीक्यूज बने तो व्हेन दे ड्रग लूज द एबिलिटी टू आइदर किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। यानी आप लोगों से एमसीक्यूज ये पूछा जाएगा, एमसीक्यूज बनेगी कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज लिखा होगा और ऑप्शन में होगा व्हेन दे ड्रग लूज द एबिलिटी टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ऑप्शन बी में होगा व्हेन द माइक्रोब गेन द एबिलिटी टू सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ड्रग। तो आप लोगों ने ऑप्शन सी जो कि बोथ ए एंड बी होगी वो चूज़ करनी है। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उसे कहते हैं कि या तो अगर जो ड्रग है उसने अपनी एबिलिटी लूज़ की है कि वो बैक्टीरिया को ना तो इनहिबिट कर पा रहा है ना तो उसे किल कर पा रहा है, या फिर माइक्रोब्स जो है उन्होंने ऐसी एबिलिटी गेन की है कि वो ड्रग के प्रेजेंस में ही ग्रो कर रहे हैं। तो इसको कहा जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी माइक्रोब्स जो है वो रेजिस्टेंस बन जाते हैं। ऐसे ड्रग्स के खिलाफ उनकी रेजिस्टेंस बन जाती है जिनको वो प्रीवियसली ससेप्टिबल थे, यानी प्रीवियसली वो उस ड्रग्स के सामने ससेप्टिबल हुआ करते थे। अब इंट्रांसिक रेजिस्टेंस से अगर एमसीक्यूज आ गई तो इंट्रांसिक रेजिस्टेंस से ये एमसीक्यूज आएगी कि इंट्रांसिक रेजिस्टेंस इज़ आल्सो कॉल्ड एज, ऑप्शन बहुत सारे होंगे जिनमें इनसेंसिटिविटी भी होगी, तो आप लोगों ने इनसेंसिटिविटी को चूज़ करनी है। क्यों? क्योंकि जो इंट्रांसिक रेजिस्टेंस होता है इसको इनसेंसिटिविटी भी कहते हैं, यानी ऑर्गेनिजम्स दैट हैव नेवर बीन ससेप्टेबल टू पार्टिकुलर ड्रग। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि वो शुरू से ही एक ड्रग के लिए यानी एक ड्रग को रिस्पॉन्स बिल्कुल शो नहीं करते। कोई एक ड्रग होता है जिसको बिल्कुल रिस्पॉन्स शो नहीं करते और वो शुरू से ऐसे होते हैं, तो इनको हम कहते हैं ये इंट्रांसिक रेजिस्टेंस वाले ड्रग है, माइक्रोब्स है, या ये जो है इनसेंसिटिव है, इस ड्रग का इस पर कोई भी असर नहीं हो सकता। तो ये जो इंट्रांसिक रेजिस्टेंस है ये किस वजह से होती है? एमसीक्यू ये भी बन सकती है कि इंट्रांसिक रेजिस्टेंस अकर्स ड्यू टू, ऑप्शन ए होगा लेक ऑफ एफिनिटी ऑफ द ड्रग फॉर द बैक्टीरियल टारगेट, और ऑप्शन बी होगा इन एसेसिबिलिटी ऑफ द ड्रग इनटू बैक्टीरियल सेल। तो आप लोगों ने चूज़ करनी है बोथ एंड बी, कि अगर बैक्टीरियल सेल के अंदर भी ड्रग इनएसेसिबल है तो भी इंट्रांसिक रेजिस्टेंस काज होगी, और अगर लेक ऑफ एफिनिटी ऑफ ड्रग है बैक्टीरियल टारगेट के लिए तो उस टाइम भी जो है इंट्रांसिक रेजिस्टेंस होगी। या फिर ये एमसीक्यूज बन सकती है, एग्जाम्पल्स में से ये एमसीक्यूज बन सकती है कि
विच ड्रग्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो पेंसिलिन्स है, या ये एमसीक्यूज बनेगी कि पेंसिलिन्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। दिस इज नोन एज इंट्रांसिक रिसेप्टर, इंट्रांसिक रेजिस्टेंस या एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। तो आप लोगों को पता हो कि ये इंट्रांसिक रेजिस्टेंस है। अब ये एमसीक्यूज बन सकती है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर नेचुरली रेजिस्टेंस टू वेंकोमाइसिन एंड पेंसिलिन। तो दिस इज़ नोन एज इंट्रांसिक रेजिस्टेंस आर एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। तो आप लोगों को पता हो कि ये क्या है, इंट्रांसिक रेजिस्टेंस है। एक्वायर्ड रेजिस्टेंस से अगर एमसीक्यूज बनी स्टूडेंट्स, तो एक्वायर्ड रेजिस्टेंस डिवेलप व्हेन माइक्रोऑर्गेनिज्म नो लॉन्गर रिस्पॉन्स टू ए ड्रग टू विच दे वर प्रीवियसली ससेप्टेबल। यानी ये डिफिनीशन दी जा सकती है कि लिखा होगा व्हेन माइक्रोऑर्गेनिज्म नो लॉन्गर रिस्पॉन्स टू ए ड्रग टू विच दे वर प्रीवियसली ससेप्टेबल इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, इंट्रांसिक रेजिस्टेंस, इनसेंसिटिविटी। तो आप लोगों को पता हो कि ये एक्वायर्ड रेजिस्टेंस है। तो ये भी एमसीक्यूज बन सकती है कि एक्वायर्ड रेजिस्टेंस इज़ ड्यू टू, ऑप्शन ए होगा बीटा लैक्टेमेज एक्टिविटी, ऑप्शन बी होगी अल्टर्ड जो प्रोटीन बाइंडिंग पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स पीबीपीज। तो आप लोगों को पता हो कि ये दोनों जब भी जो पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स है उनमें कोई फ़र्क आ जाए या बीटा लैक्टेमेज की एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम की, तो तब जाके एक्वायर्ड रेजिस्टेंस हो जाती है। हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक्स से स्टूडेंट्स ये ज़रूर याद रखें कि जो पेंसिलिन है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक है। फर्स्टली पेंसिलिन डिस्कवर हुआ था। पेंसिलिन से पहले एंटीबायोटिक का कोई भी कंसेप्ट नहीं था। पेंसिलिन जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब डिस्कवर किया, 1928 को डिस्कवर किया। तो ये बात अगर यहाँ से एमसीक्यूज उठाई गई तो ये ज़रूर उठाई जा सकती है कि पेंसिलिन जो है 1928 को डिस्कवर हुई थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक है, और किसने डिस्कवर की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। और ये भी एमसीक्यूज इसमें फ़र्क रखे स्टूडेंट्स के एमसीक्यूज ये बन सकती है कि अगर एमसीक्यूज में आप लोगों से ये पूछ रहा है कि कब डिस्कवर हुई थी, यानी एंटीबायोटिक्स पेंसिलिन जो है वो कब डिस्कवर हुई थी, तब आप उसमें 1928 लिखेंगे। अगर एमसीक्यूज में ये आया कि कब फ्लेमिंग ने जो उसकी पब्लिश करदा एंटीबायोटिक है पेंसिलिन उसको ब्रिटिश जर्नल में पब्लिश किया था, तो अगर पब्लिश का लफ्ज़ आया तो उसमें आप लोग जो है 1929 लिखेंगे, क्योंकि 1928 में फ्लेमिंग ने वो एंटीबायोटिक पेंसिलिन डिस्कवर की, और 1929 में ब्रिटिश जर्नल में उसकी जो एक्सपेरिमेंट थी उसको पब्लिश किया था। अब ये देख ले स्टूडेंट्स की क्लासिफिकेशन ऑफ जो एंटी माइक्रोबियल्स है, ये इससे एमसीक्यूज बन सकते हैं। इनसे एमसीक्यूज तरह बन सकते हैं कि एमसीक्यूज में दिया होगा सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स इंक्लूड, ऑप्शन यानी सेल वॉल को सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाले ड्रग्स में कौन कौन से हैं। ऑप्शन में आएगा पेंसिलिन्स, सिफोलोस्पोरिन्स, कार्बापेनिम्स, मोनोबेक्टम, एंड ऑप्शन ई होगा आलाफेबाउ। तो आप लोगों को आलाफेबाउ चूज़ करनी होगी। अब इसी तरीके से बन सकता है कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर इंक्लूड, उसमें जो है सारे पेंसिलिन्स के ड्रग्स, पेंसिलिन दिया होगा, सिफोलोस्पोरिन दिया होगा, कार्बापेनिम्स दिया होगा, और एक ऑप्शन होगा टेट्रासाइक्लिन। तो आप लोगों को पता होना ज़रूरी है कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स जो है वो टेट्रासाइक्लिन है, और जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स है उनमें पेंसिलिन, सिफोलोस्पोरिन, कार्बापेनिम्स ये आते हैं। इसके अलावा ये भी एमसीक्यूज बन सकती है कि अल्टर न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म विच ड्रग कैन काज अल्टरेशन इन द न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। तो ये आप लोगों को पता हो कि न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म को कौन अल्टर करते हैं, क्वाइनोलोन्स अल्टर करते हैं। या ये एमसीक्यूज बनेगी कि फोलेट सिंथेसिस इनहिबिटर्स या फोलेट मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर्स इंक्लूड। तो आप लोगों को पता हो कि ये टाइमथ्रोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल है। तो ये आपने याद करनी है स्टूडेंट्स। अब ये जो जितने मेंबर्स हैं ना, ये आप इस टेबल को सही से याद करेंगे तो फिर आप जाके एमसीक्यूज हल कर पाओगे। इसको याद करने के लिए यहाँ पे मैंने एक निमोनिक बनाया है। ये आपको याद रखें कि जो फर्स्ट जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स है, इसके लिए आप याद रखें कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स पेसमेग है। पेसमेग में आप लोगों को याद होना चाहिए कि पी के बाद 2 डबल सी है और फिर एम जी है, यानी पेसमेग। तो पेसमेग क्या है,
पी से पेंसिलिन्स है, सी से सिफोलोस्पोरिन्स है, और फिर सी से कार्बेपेनिम्स है, और फिर एम से मोनोबेक्टम है, और फिर जी से ग्लाइकोपेप्टाइड है। तो ये पेस्मेक, अगर आप लोगों को याद है कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स पेस्मेक है, तो पेस्मेक से आप लोगों को याद होगा कि ये जितने भी ड्रग्स, अगर आप पेस्मेक लिखेंगे तो फिर ये ड्रग्स के नाम आप इजीली रख सकोगे। तो इनको याद करने का सिर्फ यही तरीका है कि इनके लिए अपने लिए जो है मेमोनिक्स बनाने पड़ते हैं। फिर जो 2 है कि इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाले ड्रग्स जो है वो भी 5 है, जो ऊपर वाले थे वो भी 5 थे। ऊपर वाले जो इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस करते थे वो पेस्मेक थे। अब नीचे वाले जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं ये सेटमोआ है। तो सेटमोआ से आप लोगों को पता होगा कि सेटमोआ का जो सी है वो क्लोराम्फेनिकोल के लिए है, जो टी है वो टेट्रासाइक्लिन के लिए है, जो एम है वो मैक्रोलाइड्स के लिए है, जो ओ है ओक्साजोलिडिनोन्स के लिए है, और जो ए है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के लिए है। तो सेटमोआ जो है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स है, और जो पेस्मेक है वो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स है। इसके अलावा जो न्यूक्लिक एसिड में मेटाबॉलिज्म में जो अल्टरेशन काज करते हैं उनके लिए आप ये बात याद रखें कि वो तो सिर्फ क्यू है, यानी सिर्फ क्वाइनोलोन्स है, उसमें कोई और ड्रग्स नहीं है। क्वाइनोलोन्स के जितने भी मेंबर्स हैं वो इंक्लूड है। अब ये जो फोलियर मेटाबॉलिज्म के लिए आप याद रखें कि ये टेस है। टेस मीन्स टेस में जो टी है ट्राइमथ्रोपिन के लिए है, और जो एस है सल्फा मिथॉक्सिजोल के लिए है। तो आप लोग ये बात याद रखें स्टूडेंट्स, इसको सही तरीके से याद करें कि जो प्रोटीन इनहिबिटर्स है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स है वो सेटमोआ है, जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स है वो पेस्मेक है, और जो न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में अल्टरेशन लाती है वो कीव है, तो सिर्फ क्वाइनोलोन है, और जो फोलियर मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करती है वो टेस है, एनी टाइम ट्रोपिम और सल्फा मिथॉक्सिजोल। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को MCQs जो है इस लेक्चर से कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर कुछ फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।